दोस्तों, 0 to 1 के 7वें चैप्टर में पीटर थिल ने स्टार्टअप फंडिंग और पावर लॉ के बारे में बात करी है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसे से ही पैसा बनता है। ये कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि सच्चाई है दुनिया की, और इसका सबूत है पावर लॉ। पावर लॉ हर जगह है और इसे लोग 80-20 रूल भी कहते हैं। जी हाँ, वही 80-20 रूल जो विल्फ्रेडो परेटो ने दिया था जब उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीनों के मालिक वहाँ के 20% लोग ही हैं। ये 80-20 का पैटर्न आपको हर जगह दिखाई देगा और यही पावर लॉ है, जिसकी वजह से अमीर लोग वक्त के साथ और अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब। वेंचर कैपिटलिस्ट लोग जो नए नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं ताकि वो उन स्टार्टअप्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फ़ायदा उठा पाएँ, वो भी इसी पावर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत कम कंपनियां ही होती हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। वीसीज का ये पूरा खेल समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। वेंचर कैपिटल बेसिकली एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें बहुत अमीर लोग और बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलकर एक फंड में पैसा डालते हैं, जिसका काम होता है ऐसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाना जो बाद में बड़े बनने वाले हैं और जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है। बाद में जब वो स्टार्टअप्स आईपीओ करते हैं या बिक जाते हैं तो वीसीज खूब सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर स्टार्टअप फेल होते हैं, तो ऐसे ही ज्यादातर वीसी फंड्स भी पैसा गवाते ही हैं। एक वीसी फंड तभी पैसा कमा पाता है जब उसकी इन्वेस्ट की हुई कंपनियां सक्सेसफुल हो जाएं और बहुत तेजी से ग्रोथ करें। वीसी फंड्स भी पावर लॉ पे ही काम करते हैं, जहां उनके रिटर्न्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो नहीं करते। उनकी इन्वेस्ट की हुई अच्छी कंपनियां उनके पैसे को 2 गुना या 4 गुना कर देती हैं, खराब कंपनियां बंद हो जाती हैं और मीडियोकर कंपनियां कोई रिटर्न नहीं देती। ऐसा ही कुछ हुआ था पीटर थिल के फाउंडर्स फंड के साथ 2005 में, जहां फेसबुक उनकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, जिसने उनके फंड की बाकी सभी कंपनियों से ज्यादा पैसा बना के दिया था। इसके अलावा उनकी दूसरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट थी पैलेंटियर नाम की कंपनी, जिसने फेसबुक को छोड़ के बाकी सभी कंपनियों से ज्यादा पैसा बना के दिया था। और ऐसा नहीं था कि ये चीज सिर्फ पीटर थिल के फंड के साथ देखी गई थी। जी नहीं, यही सेम पैटर्न उन्होंने बाकी के वीसी फंड्स में भी देखा था। वेंचर कैपिटल का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही है कि आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको आपके फंड जितना या उससे ज्यादा पैसा बना के देती है। और ऐसा करने के लिए वीसीज 2 रूल्स फॉलो करते हैं। पहला रूल है कि उन्हीं स्टार्टअप्स में पैसा लगाओ जो आपको आपके पूरे फंड के बराबर पैसा कमा के दें। अब ये रूल सुनने में जितना सिंपल लगता है, ये उतना ही डरावना भी है, क्योंकि बहुत अच्छी से अच्छी कंपनियां भी इतना रिटर्न नहीं दे पाती। और इस रूल को फॉलो करने के लिए आपको ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को ना कहना पड़ता है। तो इसीलिए बनाया गया है दूसरा रूल, जो कहता है कि क्योंकि रूल नंबर 1 हमें बांध के रखता है कि आपको ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को ना कहना है, तो इसके अलावा और कोई भी रूल नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई रूल नंबर 1 को ना माने। उसका हाल एंड्रीसन हॉरोविट्ज जैसा हो जाएगा। एंड्रीसन हॉरोविट्ज एक अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म है जिसने 2010 में इंस्टाग्राम में $250,000 इन्वेस्ट किए थे। फिर 2 साल बाद जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदा था, तो एंड्रीसन हॉरोविट्ज ने $78 मिलियन कमाए थे, जो हो गया 312 गुना रिटर्न। अब इस रिटर्न की वजह से सिलिकॉन वैली में एंड्रीसन हॉरोविट्ज का नाम तो हो गया था, लेकिन ये रिटर्न काफी नहीं था, क्योंकि एंड्रीसन हॉरोविट्ज $1.5 बिलियन का वीसी फंड चलाता था। तो उन्हें अपने फंड के बराबर पैसा कमाने के लिए ऐसे और 19 इंस्टाग्राम चाहिए थे, जो होना पॉसिबल नहीं था। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स जिस भी स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं। तो एक वीसी को ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती हैं जो 0 से 1 की तरफ जाएं, और फिर वो उस कंपनी की हर तरीके से मदद करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकता कि कौन सा स्टार्टअप आगे जाके सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए वीसीज भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में जो भी कंपनियां होती हैं उन सभी में ये पोटेंशियल होता है कि वो उस वीसी फंड को खूब सारा पैसा कमा के दे। पीटर थिल बताते हैं कि वो अपने फाउंडर्स फंड में सिर्फ 5 से 7 स्टार्टअप्स में पैसा लगाते थे, और वो भी उन स्टार्टअप्स में जो आगे जाके $1 बिलियन बिजनेस बन पाए। अब अगर आप वेंचर इन्वेस्टिंग को टिपिकल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये आपको कुछ लॉटरी टिकट खरीदने जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन काम नहीं आता। और अगर आपने इसे लॉटरी टिकट समझ लिया तो आप ये मान चुके हैं कि आप हारने वाले हैं। यही कारण है कि वीसीज बहुत कम कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर उनकी एक इन्वेस्टमेंट भी सही होगी
तो वो उनको बहुत सारा पैसा कमा के देगी। अब अगर ये बात समझनी इतनी आसान है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस चीज को समझ क्यों नहीं पाते? इसका कारण है कि पावर लॉ सबको समय के साथ क्लियर होता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स प्रेजेंट में जीते हैं और वो हर स्टार्टअप को उसके आज के हिसाब से जज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वीसी फर्म 10 स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है जो आगे जाके मोनोपोली बन सकते हैं, तो स्टार्टिंग में वो सारे स्टार्टअप्स एक ही जैसे दिखेंगे। फिर कुछ सालों बाद उन 10 में से कुछ कंपनियां फेल हो जाएंगी और कुछ कंपनियां थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल होना चालू करेंगी। फिर 10 साल बाद उस पोर्टफोलियो में विनर्स और लूजर्स नहीं होंगे, बल्कि एक सुपर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होगी जो बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा बना के देगी। इसके अलावा हमें यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका में 1% से भी कम स्टार्टअप्स को वीसी फंडिंग मिलती है और टोटल वीसी इन्वेस्टमेंट यूएस की जीडीपी की 0.2% भी नहीं है। लेकिन वही गिनी चुनी वीसी बैक्ड कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में 11% जॉब देती हैं और उन कंपनियों का हर साल का रेवेन्यू अमेरिका के जीडीपी के 21% के बराबर होता है। आप आज जितनी भी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनियां देखते हैं ज्यादातर वेंचर बैक्ड थी और उन 12 टेक कंपनियों की टोटल वर्थ $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। अब आप सोचेंगे कि ये पावर लॉ भला हमारे किस काम का? तो इसका जवाब है कि पावर लॉ को समझना आपके लिए भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि एक वीसी के लिए, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम सब एक इन्वेस्टर ही हैं। एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर है क्योंकि वो अपना स्टार्टअप बनाने में अपना टाइम, अपनी मेहनत और अपना पैसा लगाता है। एक स्टूडेंट इन्वेस्टर है क्योंकि वो भी अपना करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और सालों तक पढ़ाई करता है। हर इंसान पावर लॉ को फॉलो कर रहा है इस उम्मीद में कि उसका स्टार्टअप, उसकी स्किल्स या उसकी एजुकेशन उसे एक दिन खूब सारा पैसा कमा के देगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम पावर लॉ को नहीं मानते और वही घिसी पिटी पुरानी एडवाइस फॉलो करते रहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, वगैरह वगैरह। हाँ, मानता हूं कि मैंने पहले खुद ही बोला था कि सबसे अच्छे से अच्छे वीसी का भी एक पोर्टफोलियो होता है, लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया था कि उस पोर्टफोलियो में बहुत गिनी चुनी कंपनियां ही होती हैं और वो भी इसीलिए होती हैं क्योंकि इससे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी एक पोर्टफोलियो नहीं है, ना तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना ही एक स्टूडेंट के लिए। एक एंटरप्रेन्योर एक साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स नहीं चालू कर सकते इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। ऐसे ही एक स्टूडेंट भी एक साथ बहुत सारे करियर्स नहीं चुन सकता इस उम्मीद में कि कोई ना कोई चीज में तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। उन सभी को किसी एक चीज को चुनना पड़ता है और उस पे फोकस करना पड़ता है। असली दिक्कत ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इसका बिल्कुल उल्टा सिखाता है, सबको एक जैसी जेनरिक नॉलेज देता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें पावर लॉ को नहीं मानना चाहिए। स्कूल में हर सब्जेक्ट का पीरियड 45 मिनट का होता है जिसमें हर बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसे ही कॉलेज में भी बच्चों को बोला जाता है कि आपको बहुत सारी अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो जब तक आप उस काम को अच्छी तरीके से कर रहे हो। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि आप क्या कर रहे हो, ये नहीं कि आप उस काम को कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपके उस काम की कोई वैल्यू नहीं होगी तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। ऐसे ही ये जरूरी नहीं कि आप अपना खुद का स्टार्टअप करें, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। समझदार लोग वो हैं जो पावर लॉ को समझते हैं। ऐसे लोग खुद का स्टार्टअप करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक अच्छे स्टार्टअप में काम करके भी बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि उस स्टार्टअप की तेज ग्रोथ का फायदा उन्हें भी मिलेगा, वो भी जल्दी ग्रो करेंगे। ऐसे ही लोगों को अपनी कंपनी का मालिक बनने का बहुत शौक होता है कि हमारी 100% इक्विटी होगी, हम अपने पैसे से अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर कल को उनकी कंपनी फेल होती है, उनका स्टार्टअप फेल होता है, तो उनकी उस 100% इक्विटी की 0 वैल्यू होगी। वहीं अगर कोई गूगल में काम कर रहा है और उसके पास गूगल की सिर्फ 0.01% इक्विटी भी है, तो भी वो एक मिलियनर होगा। तो अगर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको पावर लॉ को अच्छी तरीके से समझना होगा कि ज्यादातर जरूरी चीजें सिंगुलर होती हैं। कोई एक मार्केट बाकी सभी मार्केट से ज्यादा वैल्यूएबल होगी, जैसा हमने 5वें चैप्टर में देखा था। कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बाकियों से ज्यादा अच्छी होगी, जैसा हम 11वें चैप्टर में देखेंगे। और जिंदगी के कुछ डिसीजंस सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं बाकियों से, जैसा कि हम 9वें चैप्टर में देखेंगे। तो आपको आंख बंद करके इस दुनिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया पावर लॉ को नहीं मानती। ज्यादातर जरूरी चीजें लाइफ में इतनी जरूरी होती ही नहीं।
तो आपको बहुत सोच समझ के लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 7वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।